फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस से पूरे यूरोप की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में खतरे को समझते हुए फ्रांस अपने परमाणु हथियारों से यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा के लिए तैयार है। पेरिस में मैक्रों ने अपने एक भाषण में यह बात कही है। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस की ओर से यूक्रेन और यूरोप की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका से यूरोप के रिश्ते अच्छे दौर में नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हालिया समय में यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मामलों पर यूरोप से नाराजगी जताई है और नाटो से बाहर होने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ यहां पर आपको बता दें कि अहम बात जो मैक्रों ने कही है यूक्रेन के लिए कि रक्षा के लिए अमेरिका का साथ जरूरी है, लेकिन यूरोप को अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या अमेरिका और यूरोप के रास्ते भी अब अलग हो रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है मैक्रों का यह बयान, क्योंकि एक तरह से पुराने अलाई और सहयोगी रहे हैं अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, और अब यहां पर ये बड़ा बयान अगर वो देते हैं तो क्या इसके मतलब हो सकते हैं? मैक्रो की परमाणु वाली धमकी को अगर आप समझें तो रूस से फ्रांस यूरोप को गंभीर खतरा यहां पर उन्होंने बताया है, जिस सिलसिले में उन्होंने ये कहा है कि हम भी इससे निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा के लिए परमाणु हथियार तैयार रखने की बात मैक्रो कर रहे हैं, और ये ऐसे वक्त में जब जो ट्रंप हैं वो अलग तरह का एक रुख अख्तियार करे हुए हैं। यूरोप के साथियों की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। यूरोप के साथी कौन है इसको आप समझिए। यूक्रेन के ऊपर कहीं ना कहीं इशारा है ये। यूक्रेन की हर संभव मदद जारी रखेगा जो फ्रांस है वो। यहां पर ये बात कही है उन्होंने यूक्रेन के सिलसिले में। अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की रक्षा हम करेंगे। अगर अमेरिका हट जाता है यूक्रेन के साथ देने से तो फिर फ्रांस वहां पर खड़ा है और यूरोपीय कंट्रियां वहां पर खड़ी हैं। एक साफ सीधा साधा संदेश इनकी तरफ से यहां पर यह दिया गया है। तो मैक्रो ने परमाणु वाली धमकी एक तरह से रशिया को दे दी है। क्या इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है? क्या हालात सुधरेंगे? यह बहुत महत्वपूर्ण यहां पर है। लेकिन ट्रंप से क्यों परेशान है यूरोप, इसको भी जरा आप समझ लीजिए। फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देश यूक्रेन नीति से हैरान हैं और यूक्रेन की मदद रुकने पर यूरोपीय देश चिंतित हैं। रूस को यूरोप के लिए खतरा मानते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के भरोसे रहकर कई देश डिफेंस में पिछड़े हैं और जंग की स्थिति में यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है। ये अब अंदेशा, ये अब खतरा इन देशों को लगने लगा है और अमेरिकी मदद के बिना रूस से लड़ना आसान नहीं है। ये बात भी ये लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रंप जिस तरह का रुख अख्तियार करे हुए हैं, ऐसे में अब एक कड़ा नजरिया अब ये लोग अपना सामने रख रहे हैं। ट्रंप ने अचानक बाइडेन से बिल्कुल अलग नीति अपनाई है और अमेरिकी सख्ती के लिए किसी की कोई तैयारी नहीं थी। आर्थिक तौर पर भी यूरोपीय महाशक्तियों के मुश्किल दिन यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि टैरिफ पर भी ट्रंप के साथ टकराव बढ़ना तय है। आपको बता दें ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं कि जो उन पर जितना टैक्स लगाता है वो उस पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। इसमें जाहिर तौर पर यूरोपीय देश भी आ सकते हैं इसकी जद में। तो अगर ऐसा होता है तो एक तरफ आर्थिक चोट लगेगी और दूसरा जो तनाव की स्थिति रशिया के साथ या कई और जगहों पर बनी हुई है, ऐसे में यूरोपीय देशों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना नजरिया क्या रखते हैं वो साफ करें। इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सैयद रुमान हाशमी हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट यहां पर हैं। आपसे शुरुआत करते हैं डॉक्टर धीरज। बहुत बड़ी बात है ये, अगर अब मैक्रो इस तरह की बात करते हैं, अमेरिका के पुराने अलाइज में से एक हैं और यूरोपीय देश अब अलग रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका से। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आपके एस्टीम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है विद इन लास्ट 24 आवर्स। देखिए अभी रिसेंटली आप मीटिंग देखिए यूके के प्रीमियर की विद ट्रम्प। उन्होंने क्लियरली बोला कि ये लोग सक्षम है खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन फिर एक और ट्विस्ट डाला कि क्या आप रशिया से अकेले लड़ पाएंगे? उनका आंसर था बिल्कुल नहीं। मतलब एक तरीके से कार्ड्स ये हैं कि अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना है, अगर आप एग्रेसर के खिलाफ डिफेंस चाहते हैं तो अमेरिका की जरूरत आपको पड़ेगी, अगर एग्रेसर रशिया है तो। ट्रम्प की पहले दिन से ही इंक्लूडिंग कैंपेन में इन्वॉल्व था, लुकिंग इनटू द डाटा, वो एक बहुत बड़ा था कि ये दोनों युद्ध रोकेंगे और उनपे बहुत प्रेशर है। डोज का भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको इलॉन मस्क रन करते हैं, टू लुक इनटू कि कहां से हमारा पैसा लीक हो रहा है। और दूसरा जो यंग यूथ जिन्होंने वोट किया, मिलेनियल्स और लोगों ने जिन्होंने ट्रंप को वोट किया, जो जनरली डेमोक्रेट होते हैं युद्ध को रोकने के लिए, तो प्रेशर तो बहुत है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब न्यूक्लियर ऑप्शन अगर फ्रांस देता है, जो कि यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रांस अगर आप जाने तो उसको ओन करता है, उसको बहुत टाइम से उन्होंने परफेक्ट किया है और बहुत देशों की मदद भी की है बाय द वे फ्रांस ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्रिएट करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी तो फ्रांस के बाद लेटेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर फ्रांस इस ऑप्शन को खोलता है तो बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे डॉक्टर लगता है धीरज, यहाँ सिर्फ ऑप्शंस की बात नहीं है, यहाँ नजरिए की भी बात है। अगर रशिया सिर्फ सपोर्ट के लिए ही धमकी दे रहा है, तो अगर आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां पर स्थिति पहुंच सकती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या ये एक फैलाव की तरफ हम जा रहे हैं युद्ध के, अगर यूरोपियन कंट्रीज अलग अमेरिका से खड़ी हो जाती हैं सामने यूक्रेन के सहयोग में? जी बिल्कुल फैलाव की तरफ जा रही है। दूसरी बात यह है कि यूरोप कहीं ना कहीं अमेरिका से हटके अपनी डिफेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप कर रहा है। ये हमें याद दिलाती है कि शीत युद्ध में, कोल्ड वार में, जिस तरीके से चार्ल्स डिगॉल ने जो है अपनी एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पॉलिसी अमेरिका से बनाई थी, वही रास्ता फिर आ गया है। और एक चीज़ ये भी देखने की आई है कि जर्मनी ने फ्रांस से कहा न्यूक्लियर शेयरिंग की बात की है, और इसमें फ्रांस कहीं ना कहीं यूरोप की एक लीडरशिप के तौर पे सामने आया है। एक तरफ तो ये दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये दिखाई दे रहा है कि मूव पूरा करेंगे यूरोपियन लेफ्ट यूनियन राइट कहीं ना समवेयर। कहीं तैयार है कि अगर ये सिचुएशन आती है, अमेरिका साथ छोड़ देता है, तो हम रशिया को रोकेंगे। और एक बात मुझे ये भी अब खुल के सामने आ रही है कि ओवल ऑफिस में जिस तरीके से जेलेंस्की का जो है झगड़ा हुआ था ट्रम्प से, जी। उसका एक मेन मकसद ये भी था कि अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की सिक्योरिटी की बात ना करे, बल्कि रशिया को रोके ताकि यूरोप में ना आने पाए। और इसके विफल होने से ये बिल्कुल साफ हो गया कि मैक्रोन ने अपनी स्पीच में भी यही कहा कि क्या मानिए कि रशिया जो है यूक्रेन तक रुकेगा और यूरोप तक नहीं आएगा। तो उसी का सब मिला के जा रहा है। अगर अमेरिका जो है यूरोप के साथ नहीं आता है, तो पूरे दुनिया की जो है पॉलिटिक्स चेंज होगी, आर्म रेस शुरू होगा। चाइना इसमें सबसे बड़ा बेहतरीन जी। जो है फायदा उठाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपनी पॉलिसी अलग कर रहा है, अमेरिका से अलग हो रहा है, रशिया के खिलाफ खड़ा हो रहा है। चाइना जो है ट्रेड जी। बढ़ाएगा, चाइना के साथ जो है सारी चीजें से सहयोग करेगी। और इसमें भी हम कहीं ना कहीं अगर भारत का भी रोल देखें, तो उसको बहुत ही साइलेंटली रहना चाहिए। इस बड़े वार में जो है उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब हमें जो भारत को इस आर्थिक पर कैसे देखना चाहिए, हमारे लिए क्या चिंता है, इस पर भी यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन सैयद रोमान हाशमी साहब, ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की? तो पुराने सहयोगी खो दे रहे हैं। जी हाँ, बेशक डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने मागा का स्लोगन दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये अमेरिका को आइसोलेट कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। खुद उसके अपने जो क्लोज अलाइज हैं, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने के खास सहयोगी जो डॉज बना रखा है, एलन मस्क, देखिए ये बिल्कुल बिजनेस की भाषा में बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़े बिलियनर बिजनेस हैं, एलन मस्क भी। उन्होंने जेलेंस्की से जो बात कही थी पॉलिटिक्स को लेकर कि यू डोंट हैव कार्ड, एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है जिसमें हजारों लाखों लोग बल्कि मर चुके हैं, और उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू डोंट हैव कार्ड। तो ये जो मैक्रोन का जो बयान है, वो ये शो कर रहा है कि यूक्रेन के पास कार्ड है, और वो है यूरोपियन यूनियन की ताकत। यूरोपियन यूनियन, जैसा कि बताया हमारे मित्र ने, कि काफी उसका एडवांस न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर प्लांट है। इवन बहुत पहले पाकिस्तान को भी फ्रांस ने कैनप एटॉमिक बिजली घर बनाने में मदद की थी। उसका काफी टेक्नोलॉजिकल, वो काफी एडवांस है। और रशिया के पास वो दौर नहीं है, जैसे जाकिर हुसैन भाई ने बात की, साहब ने, कोल्ड वर्ल्ड वार के बाद, कोल्ड वॉर, तो रशिया वो सोवियत यूनियन था, ये रशिया है। 14 कंट्रीज टूट के अलग हो गए हैं। रशिया के पास 2 साल से लड़ाई लड़ रहा है रशिया, मैन पावर भी कमजोर हो गया है। रशिया से यूरोप को उतनी खतरा नहीं है। रशिया, यूरोपियन फौज ताजादम है, वो वार में कहीं इंडल्ज नहीं है। इस बात को भी यूक्रेन समझ रहा है, इस बात को जर्मनी भी समझ रहा है। मैन पावर की, सोल्जर की कमी है, डिजर्ट कर रहे हैं रशिया का। अगर यूक्रेन में लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो रशियन भी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे सूरत में आप देखें, नॉर्थ कोरिया ने 10,000 आर्मी भेजा रशिया के पास। तो रशिया मिलिटरली वो पावरफुल कंट्री नहीं रहा जो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि मिलिट्री के लिहाज से जो चुनौतियां रशिया के पास भी हैं, यूक्रेन के सामने भी हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन पे बात आती है, तो ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाएगा, इस पर और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यूक्रेन के साथ ट्रंप ने क्या क्या किया है, ये भी आप यहां पर जरा समझ लीजिए। हथियारों की सप्लाई रोकी है उन्होंने, आते ही यूक्रेन को लेकर एक अलग ही रुख उन्होंने अख्तियार कर लिया है। हथियारों की सप्लाई रोक दी है, खनिज डील के लिए मजबूर किया है, बाइडन राज में मिली मदद का बदला एक तरह से उन्होंने यहां पर लिया है। तो जिस तरह का जो बाइडन के कार्यकाल में सहयोग रहा था यूक्रेन को, एकदम उलट उसके यहां पर अब ट्रंप हो गए हैं। $350 अरब वसूलने की बात अब वो कह रहे हैं यूक्रेन से। तो आप समझिए कि यूक्रेन की स्थिति क्या है इस वक्त।
पुतिन से सीधे बातचीत करने को कहा है उन्होंने। पुतिन से, जिनसे 2 साल 3 साल से करीब युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन के लोग, अपनी शर्तों पर समझौते का दबाव वो बना रहे हैं यूक्रेन पर। तो ये बातें हैं जो अब तक यूक्रेन के साथ उनके रिश्ते को दर्शाती हैं। ज़ेलेंस्की का पक्ष सुनने से इनकार उन्होंने कर दिया। ओवल हाउस में किस तरह की बहस हुई थी ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की, वो आप सबने देखा था। गुस्से में ज़ेलेंस्की को वापस भेजा था उन्होंने वहां पर, जब बात हो रही थी उनसे ओवल हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच, और वो काफी गर्मा गर्म बहस हो गई थी और उसके बाद उनको वापस उन्होंने गुस्से में यहां पर भेज दिया था। लेकिन ट्रंप के तनाव में दुनिया जो है वो कहां पर खड़ी है ये भी आप देख लीजिए। यूक्रेन जंग से यूरोप से टकराव की स्थिति में चीन आ गया है। टैरिफ पर आर पार में ईरान है। गाजा प्लान पर विवाद यहां पर खड़ा है। मेक्सिको अवैध प्रवासी बॉर्डर पर दीवार की बात वो कह रहे हैं। कनाडा के विलय का ऑफर उन्होंने दिया है। दक्षिण कोरिया व्यापार समझौता रद्द किया है। तुर्की सीरिया पर मतभेद की बात है। ग्रीनलैंड को लेकर वो कहते हैं कि ये कब्जे की बात वो कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को हम अपने हिस्से में लेंगे। ईयू और नेटो परेशान हैं। ईयू और नेटो को लेकर वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग बातें कह चुके हैं। पनामा कैनाल को लेकर कहते हैं कि इस पर हम जो है अपना क्षेत्राधिकार करेंगे। चीनी प्रभाव को सीधी चुनौती वो यहां पर दे रहे हैं। तो तमाम चीजों के उलट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और इस पर हम लगातार बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज, इतनी बातों से अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात वो कह रहे हैं, लेकिन इससे कहीं से भी अमेरिका ग्रेट बनता हुआ आपको दिख रहा है या मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं अमेरिका के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अगर वन ऑफ द बेस्ट निगोशिएटर डिप्लोमेट कोई पर्सन है तो इस टाइम ट्रंप उसकी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आपका मैं 30 सेकंड में एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। ये समझना जरूरी है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में एक ही न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्री है, वो है फ्रांस। और फ्रांस का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है टेक्नोलॉजी वाइज रशिया से कहीं एडवांस्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने वर्ल्ड को सप्लाई किया। मैटर ऑफ फैक्ट, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर नीड को प्रोवाइड करेगा, उसमें अमेरिका के साथ साथ फ्रांस भी नंबर 1 पायदान पे है। लेट्स गेट दैट फैक्ट वेरी क्लियर। हैविंग सेड दैट, फ्रांस की अगर आप जीडीपी देखिए तो तकरीबन 3 ट्रिलियन की है, इंडिया की उससे कहीं ज्यादा है। तो फाइनेंशियली फ्रांस इसको नहीं सपोर्ट कर सकता। अभी मैक्रोन ने एक जो अभी 8 घंटे पहले स्टेटमेंट दी है कि वो दोबारा परस्यू करेंगे ट्रंप को थोड़ा लीनियंसी दिखाने के लिए, और यूरोपियन यूनियन पे 25% टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, लुकिंग इनटू कि हर देश के साथ हम इक्वली डील करेंगे। जो आप बात कर रहे हैं हाउ डज इट हेल्प अमेरिका ग्रेट अगेन, देखिए डोज को 2 चीजें दी गई हैं। नंबर 1, हमारा 35 ट्रिलियन का डेफिसिट है, उसके लिए ट्रंप क्या कर रहे हैं? उसके लिए सबसे पहले लीक्स को स्टॉप कर रहे हैं, जहां पे हमारा एक्सपेंस डॉलर जा रहा है, जैसे कि वॉर्स के अंदर यूक्रेन के अंदर तकरीबन 3080 बिलियन डॉलर ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली आप मिलाइए तो उतना बेसिकली हमारा एक्सपेंस आ रहा है। रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बिल्कुल अलग है, इसीलिए उन्होंने रेयर मिनरल्स को एक्वायर करने की बात की जो 450 बिलियन डॉलर के करीब यूक्रेन के अंदर है, जिसके ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है। दूसरी बात, कहां से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ये अच्छा, दो चीजों पे काम एक बात और डॉक्टर धीरज, एक और सवाल आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा। अमेरिका अगर दूसरे देशों पर इतना खर्च कर रहा है तो किसी मजबूरी में नहीं कर रहा था, उनकी एक नीति रही है, ये सालों से रही है। ये तो क्या अभी तक गलत फैसले लेती आ रही थी उनकी पुरानी सरकारें, पुराने राष्ट्रपति, और जो ट्रंप को अब लग रहा है कि सब कुछ गलत था? ट्रंप ने क्लियरली ये पहले भी बोला था, उसका वो हार गए इलेक्शन, कि हमें वर्ल्ड का पुलिसमैन बनने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पे हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वहां जाएंगे, हमें अपने लोगों पे काम करने की जरूरत है। ये उसने इलेक्शंस में भी बोला। दोबारा अमेरिका के अंदर कितनी होमलेसनेस है आप विश्वास नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ इस टाइम बहुत बहुत मतलब सिचुएशंस है कि एक न्यूक्लियर फैमिली एक टोयोटा करोला जैसी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रही। अमेरिकन ड्रीम जेपर्टी में, ये रियलिटी है और ट्रंप इसको ओपनली बता रहे हैं। और इलॉन मस्क को एक एजेंडा दिया है कि हम कंट्री का खर्चे कैसे घटाएं, इनकम कैसे बढ़ाएं। इनकम के लिए अभी उन्होंने गोल्ड कार्ड की बात की है, जो कि $5 मिलियन में ग्रीन कार्ड मिलेगा, और तकरीबन 2.5 लाख एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। अगर हमारी 1 मिलियन एप्लीकेशंस आई तो 5 ट्रिलियन रेस होगा, और 10 मिलियन आई तो तकरीबन 50 ट्रिलियन रेस होगा। 5 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन फिर भी 15 ट्रिलियन बनेगा। ये उनकी अभी लेटेस्ट स्पीच है। तो ट्रंप का एक कंसेप्ट क्लियर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कहां कहां हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है जिसकी कोई एफिशिएंसी नहीं है, उसको रोका जाए।